लेट्स स्टार्ट विद द PYQ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल बेस्ड है. तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट मतलब बॉन्डिंग के बेसिक्स के बारे में, थियरीज के बारे में नहीं है. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय. कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजिंग का सीक्वेंस पूछा है यहाँ पे. देखो हमें पता है क्या, Li, Na और Be, दीज आर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं. ये Li और Na नीचे नीचे और इधर बेरिलियम है. तो हमें पता है कि इन लोग क्या करते हैं, इन लोग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे. बट आयनिक बॉन्ड में इन लोग ने पूछा कोवैलेंट कैरेक्टर्स. आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना मतलब फजान्स रूल फॉलो करना है. फजान्स रूल फॉलो करना है मतलब ये दिस इज़ द बेसिक. तो आपको कैसे पता रहना चाहिए कि क्या फॉलो करना है, क्या कंसेप्ट लगाना है. फजान्स रूल पे कैसे आए, ये लोग आयनिक बॉन्ड बनेंगे मतलब ये सारे के सारे बॉन्ड आयनिक है. बट इसमें आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर्स का बारे में किसने बताया था, फजान्स रूल ने. तो फजान्स रूल बताएगा. तो फजान्स रूल क्या बोलता है, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा. तो इसमें चार्ज +2 है तो ऑब्वियसली BeCl2 शुड बी हाईएस्ट. तो BeCl2 मुझे 2 में दिख रहा है. अभी NaCl और La में क्या करेंगे, NaCl और LiCl के लिए कैसे कंपेयर करेंगे. देखो उसने क्या बोला था, फॉर कैटायन, कैटायन इज डायरेक्टली, कैटायन का मतलब पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर. पोलराइजेबिलिटी तो ऑफ एनायन का हो गया. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज. ओके, चार्ज के बेसिस पे तो देख लिया कि इसका बड़ा है तो +2 ज़्यादा है. दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है. अभी Na और Li के ऊपर दोनों के ऊपर प्लस चार्जेस है. तो इनमें क्या आएगा, साइज. जिसका साइज कम रहेगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा. तो किसका साइज कम है, Li. हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो Li का साइज कम है तो Li का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर. BeCl2 ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, Na और Li के बीच में आपने साइज के ऊपर डिफर कर लिया. तो फजान्स रूल लगा के हम लोग फर्स्ट का ऑप्शन नंबर C आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट इज cation and anion combine in a crystal to form following type of compound. cation और anion जुड़ के क्या बनाएंगे, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक, डाइपोल. देखो आयनिक बनाएंगे क्योंकि कटायन और एनायन बन के मतलब कोवैलेंट तो बनाने वाले. कोवैलेंट के केस में शेयरिंग होता है तो उस केस में कटायन एनायन नहीं आते. कटायन में पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है. अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो ही गए हैं तो वो आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे. ओके, लिनस पॉलिंग रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, अगेन नॉट एन NCERT बेस्ड क्वेश्चन, बट उसने कहा नोबेल प्राइज दिया था फॉर केमिकल बॉन्ड्स. ऑब्वियसली एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेसिस, थर्मोडायनेमिक्स, उसमें कुछ हाथ नहीं है उसका. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड. मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड क्या बनाएगा, देखो मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड के लिए आपका डेल्टा E इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी मैक्सिमम. ओके, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम जहाँ रहेगा वहाँ पे मोस्ट आयनिक बॉन्ड बनेगा. ओके, दूसरा कंसेप्ट आप क्या लगा सकते हो, लैटिस एनर्जी के ऊपर. लैटिस एनर्जी जिसका ज़्यादा रहेगा उसका आयनिक बॉन्ड भी उतना स्ट्रांग रहेगा. ओके, पहले हम लोग दोनों की तरफ से देख लेते हैं. ओके, तो देखो सबसे पहले जो एलिमेंट्स है ना उनको पीरियडिक टेबल के पोजीशन के हिसाब से बना लो. Na इधर है, फिर Mg इधर है, आपका Li इधर है. ओके, कैटायंस के बारे में हो गया, 2 Na है, Li और Mi. फिर इधर फ्लोरीन इधर है और Cl इधर है. तो मैंने बोला क्या, मोस्ट मतलब डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी मैक्सिमम. तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है इसका 4 है और सबसे कम किसका है, सीजियम मेटल का. तो अगर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बना, जो कि सीजियम और फ्लोरीन के बीच में अगर बना तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम. पर सीजियम दिया है क्या ऑप्शन में, सीजियम और फ्लोरीन के बीच में नहीं, तो ये मैक्सिमम नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्या बोला इन लोग ने, तो अगर ऐसा दिया रहता था तो हम लोग बोल सकते थे, बट डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नहीं हो सकता. अभी हम लोग देखना पड़ेगा लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी के बेसिस पे लैटिस एनर्जी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2 चार्जेस एंड R1 प्लस R2 का डिस्टेंस. यहाँ पे देखो Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन है. इस पर कितना आ जाएगा, +1. इस पर कितना आ जाएगा, +1. इस पर +2, इधर +1. तो +2 ज़्यादा दिख रहा है. तो Z1 Z2 क्या है, एनायन का चार्ज, कैटायन का चार्ज, और ये -1. तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इधर 1 1 1 1 आएगा, इधर 2 आ जाएगा. तो सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा B में, क्योंकि लैटिस एनर्जी के बेसिस पे आंसर आ गया. डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस में जब तब आता था जब इन लोग ने, देखो इन लोग ने बहुत पास का दे दिया ना, और इन लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर रहता है. तो उसके बेसिस पे आप दे नहीं सकते आंसर. बट ये आंसर वैलिड है जब भी बहुत दूर दूर दिए रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एलिमेंट्स अगर दूर दूर दिए रहेंगे तो. द वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज, वीकेस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज H बॉन्ड, क्योंकि ये सारे तो एक्चुअल बॉन्ड है. H बॉन्ड इज ओनली एन अट्रैक्शन, ये बॉन्ड नहीं है, इट इज जस्ट एन अट्रैक्शन. ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज इन बिटवीन CSF, फिर NaCl, नन ऑफ द अबव, बोथ.
स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में पाया जाएगा? अगेन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मतलब देखो जो मैंने बोला था यहाँ पे डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो केसेस में देखना है आपको, दो तरीके से देखना है। पहले डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखोगे, फिर लैटिस एनर्जी के बारे में देखोगे। यहाँ पे डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने बोला था कि पहले ही सी और एस एफ, मतलब सी और एफ में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहेगा आयनिक का, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। NaCl में भी होगा बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें होगा क्योंकि इसमें डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज F पे आएगा, अच्छा सा इस पे स्टेबल भी रहेगा, और CS पे प्लस चार्ज स्टेबल भी रहेगा, तो दोनों आपस में अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्या है? अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? अगेन लैटिस एनर्जी के लिए आपको यही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2 एंड R1 कैटायन और एनायन का साइज दोनों का प्लस, कैटायन और एनायन की साइज का प्लस। तो सबसे पहले चार्ज आता है, चार्ज इज डोमिनेंट क्योंकि वो न्यूमरेटर में, अगर चार्ज हल्का सा भी बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा, बट ये अगर थोड़ा सा कम होगा तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा। तो डोमिनेंट फैक्टर क्या है? जो न्यूमरेटर में है, तो Z1 एंड Z2 आर द डोमिनेंट फैक्टर। तो देखते हैं चार्ज के बेसिस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? +1 चार्ज +1 एंड +1 चार्ज के बेसिस पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इधर +1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड +1 -1 कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग चार्ज के बेसिस पे। अभी साइज देखना पड़ेगा। इन लोगों ने बोला है कि R1 + R2 साइज शुड बी स्मॉलेस्ट फॉर लैटिस एनर्जी टू बी मैक्सिमम। R1 और R2 साइड भी अगर ये स्मॉल रहेगा, क्योंकि चार्ज तो सबका सेम है, अगर ये स्मॉलेस्ट रहेगा तो ये ज़्यादा होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज किस में है? देखो अभी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इन लोगों को बनाओ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इमेजिन करने से अच्छा आप पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस बनाओ, जो एलिमेंट्स दिए उनका ही सीक्वेंस बनाओ। क्या क्या दे? Na के नीचे K, उसके बाद में रूबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसिसियम, उसके ऊपर लिथियम। ये एस ब्लॉक का बनाने में कितना टाइम लगा क्या? ये 4 एलिमेंट्स का कुछ भी नहीं। अभी स्मॉलेस्ट साइज क्या है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो स्मॉलेस्ट साइज Na का हो गया, तो Na का लैटिस एनर्जी वुड बी हाईएस्ट। Among LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4, the covalent character of bond follows which of the order? कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे, किस ऑर्डर में आपका रहेगा? देखो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि मेटल्स वुड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, तो ये दोनों मेटल है LiCl, BCl, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इन दोनों में आयनिक बॉन्ड के केस में कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का फजान्स रूल, अगेन जो इधर बोला था फजान्स रूल आ जाएगा। तो फजान्स रूल के हिसाब से इधर +2 चार्ज है, थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं, तो यहाँ पे +2 चार्ज है बी के ऊपर और यहाँ पे 1 है, +1 है, तो ज़्यादा किस में रहेगा? BCl2, तो BCl2 शुड बी मैक्सिमम देन LiCl। ओके, ये दोनों हो गए। अभी यहाँ पे CCl4 और ये दोनों ही कोवेलेंट है, दोनों ही कोवेलेंट है। ओके, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे इन पीरियोडिक टेबल, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि नॉन मेटल्स है ना इधर बहुत सारे। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटल का काम क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर बनाना। तो जितना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा बनेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना अच्छा होगा। तो CCl4 में ज़्यादा कोवेलेंट होगा, फिर BCl3 में, फिर यहाँ पे आयनिक आ जाएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, पीरियोडिक टेबल इज द बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आता है तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत दिक्कत होगी, बहुत, इसलिए पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से करो। ओके, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द मेटेलिक बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड को कौन अप्लाई नहीं करता? ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स, ये तो अप्लाई नहीं करता। ओवरलैपिंग होता है क्या? मेटेलिक बॉन्ड में जस्ट मियर टचिंग होता है। ओके, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेक्ट है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। ओके, देखो सबसे वाहियात पॉइंट किसने वाले? डज नॉट अप्लाई टू द मेटेलिक बॉन्ड इज, देखो मेटेलिक बॉन्ड में डायरेक्टेड बॉन्ड, ये गलत हो गया क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड में अगर ऐसा ग्रुप है ये डायरेक्टेड, हाँ ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल्स भी नहीं होते, बट उससे भी गंदा गलत दिया है इन लोगों ने, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड इज हाईली डायरेक्टेड। आयनिक बॉन्ड भी नहीं है, मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं है, वाटर वॉल फोर्स भी नहीं है आपका, कोई भी बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं है एक्सेप्ट फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ओके, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन में डायरेक्शनल कैरेक्टर भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर D इज वेरी करेक्ट हो भैया ना। ये तो हो गया बॉन्ड के बारे में। अभी ऑक्टेट रूल, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बेसिक के बारे में आ जाते हैं अभी। ओके, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? तो हमें क्या पूछा है? पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना है, फिर आइसो स्ट्रक्चरल ढूंढेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देखो 4 स्पीशीज के नाम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? SO3 2- और क्या दिया है? NO3-। ओके, SO2 इधर है, SO3 ठीक है, NO3 लिख दिया, ClO3 तो ClO3 दो जगह है, और CO3 2-। हर एक ऑप्शन का चेक करने के अच्छा क्या करो, आप पहले ऐसे 4 लिख दो जिसके बारे में पूछा है, फिर उन लोग का अलग से निकाल दो फटाक। ओके, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट इस केस में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आपको आता है तो। मैं ये इक्वल साइन हटा देता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे 2-। ओके, कैसे निकालना है? सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16। ओके, प्लस
ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 8, 8 3 24, और यहाँ पे 2 माइनस है तो 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 20, 30 हो जाएगा, 30 40 42 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास कितना आएंगे। देखो ये चेक करने से अच्छा आप ये चेक करो, क्योंकि ये 42 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो होने से रहे, बहुत कम है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7 है। ओके, यहाँ पे देखो Cl के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन है, 3 इंटू दिस इट इज 24 प्लस 1 चार्ज। तो पूरा सम करने से अच्छा है ना आप मैच करके देखो, 24 तो ठीक है, इधर 17 एक इधर बढ़ गया और इधर एक घट गया, तो ये मैच हो जाएगा क्या, ऑब्वियसली 42 आ जाना चाहिए। अगर आप करके देखो 24 7 18 कर लो, 12 42 आ गया, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो गया, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ओके, अगर आपको कोई और मैच भी दिख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, वो भी देख लो, तो ये भी चेक कर लो ना एक बार, फॉर बीइंग सेफ्टी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। एन के पास कितना है 7, O3 24, फिर एक -1, इसके पास कितना है 6, O3 24, इसके पास आ गया 2 चार्ज। तो यहाँ पे ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है क्या, 24 यहाँ पे एक कम हो गया और यहाँ पे एक बढ़ गया, तो NO3 और NO2 भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, और ये दोनों आइसो स्ट्रक्चर भी होंगे, दोनों के दोनों ही आइसो स्ट्रक्चर होंगे, तो यहाँ पे B and C बोथ आर द आंसर्स। ओके, B and C बोथ आर आंसर्स। ओके, ये दोनों तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, आइसो स्ट्रक्चर तो होंगे ही ये दोनों। ओके, स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे बनाना है, एक दो का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। पहला क्या हमें दिया है SO3 2 माइनस ना, S बीच में रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके वैलेंस में 6, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बोल 3 O है। ओके, 3 O है, एक डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही, यहाँ पे एक O यहाँ पे आ जाएगा, एक O यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ बॉन्ड हो जाएगा, और एक लोन पेयर यहाँ पे रह जाएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा क्या स्ट्रक्चर, अगर मैं सिंपली बनाना चाहूँ, और यहाँ पे लोन पेयर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा क्या। Cl का देखो, Cl का भी ऐसे ही बनेगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस रहते हैं, तो 2 इधर बन गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, और एक इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 O है, अगेन 3 O, एक यहाँ पे एक बन जाएगा, ये एक लोन पेयर बन जाएगा, और इधर एक O बन जाएगा, और ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका भी आ जाएगा, आइसो स्ट्रक्चर होंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर B and C बोथ आर करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा नहीं है, देखो Fe का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है 6। ओके, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है, उसमें +2 करोगे तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब 24 हो गए इसके पास। ओके, 24 वुड बी द आंसर ओवर हियर। मैंगनीज का है 25 में +2 करोगे तो 23, ये है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। O2 माइनस और F माइनस वुड बी डेफिनेटली आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि O का इलेक्ट्रॉन है 8 + 2 और इसमें 9 + 1, तो इसमें ऑब्वियसली आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, तो 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, बट ऑप्शन भी आंसर में राइट है क्या, एक्चुअली में इन लोगों ने पूछा कि नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इन लोगों ने बोला है नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, तो बाकी सब ऑप्शन भी चेक कर लो। Na+ एंड Mg2+, Na का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है 11, एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। इसका Mg का कितना है 12, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 2, मतलब इसके पास भी 10 है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसने पूछा है कि एक्चुअल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जो हम लोग ने कर दिया। इसके बाद 24, इसके बाद 23, ये भी देख लो, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, इसमें 25 -2 करो 23 आ गया, इसमें 26 -3 करो आ गया आपका 23, अगेन दिस इज ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें पूछा क्या है वो देखो, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या पूछा है, तो ऑप्शन में सबसे पहले हमें लग रहा था कि मुझे भी लग रहा था बी आंसर है, बट एक्चुअल में आंसर इज ए। ओके, इन लोगों ने पूछा नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल प्रीफर्ड एंड हेंस द लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO3। SO3 का सबसे लोएस्ट स्ट्रक्चर, लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। ओके, मतलब सबसे स्टेबल। देखो पहले बात तो ये SO3 है ही नहीं, और ये भी SO3 है नहीं, इट इज SO4 एंड इट इज SO2। तो SO3 के बारे में ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, उसमें हमें पता है कि S के पास सल्फर के पास आउटर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल 3 है। ओके, और SO3 में नो चार्जेस, तो तीनों ऑक्सीजन पाई बॉन्ड से जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तभी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया तो उसके ऊपर सिंगल चार्ज रहेगा। ओके, जैसे कि हम लोग ने इस केस में देखा, देखो इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड बनाया नो चार्ज, तो इसमें भी नो चार्ज है, तो सारे के सारे डबल बॉन्ड बनेंगे, तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ
Which of the following is a dominant intermolecular force or bond that must be overcome in converting liquid CH3OH to gas? देखो लिक्विड CH3OH, जैसे ही OH ग्रुप दिखा आपको देखना चाहिए H बॉन्डिंग, और इन लोग ने क्या बोला डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं बोला इंटरमोलिकुलर। जब भी हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब लिक्विड को बॉईल करेंगे गैस में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसको कौन रोकेगा? एच बॉन्डिंग ही तो रोकेगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो वही पूछ रहा है कि CH3O में कौन सा बॉन्ड है, डाइपोल है, कोवेलेंट है, लंडन डिस्पोजन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है? इट इज बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट, क्योंकि OH है ना, देखो CH3OH फिर CH3OH, यहाँ पे O, यहाँ पे H और CH3 नहीं, CH3H में नहीं, यहाँ पे ये होगा ना इसका H, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा नेगेटिव O दूसरे का ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, ऐसे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन देखने मिलेगा। दिस इज H बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हमें ओवरकम करना पड़ेगा टू कन्वर्ट लिक्विड मिथेनॉल टू गैस। ओके, नाउ विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? नॉट, इसको हाईलाइट कर दो। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉट हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, करेक्ट है। AB5 molecule does in fact have square pyramidal structure. AB5 molecule square pyramidal है क्या? A 4 बॉन्ड इधर है और pyramidal, square pyramidal हो सकता है, देखते हैं। Multiple bonds are short, always shorter than corresponding single bond, correct है। The electron deficient molecules act as Lewis acids. Electron deficient molecule, हाँ ये करेक्ट है, electron deficient molecule act as Lewis acid, तो ये भी करेक्ट है। तो कहाँ पे रॉन्ग हो सकता है? ये हो सकता है, देखो AB5 एवरी AB5 मॉलिक्यूल बोला है ना, AB5 मॉलिक्यूल इन सम केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कोई केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में AB5 मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिडल दिखाएगा। इन लोगों ने क्या बोले? एवरी AB5 मॉलिक्यूल शोज स्क्वायर पिरामिडल, नहीं, कुछ AB5 मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं कि वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिखाने लगे, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, इसने बोला एवरी AB5 मॉलिक्यूल। ओके, नाउ this structure X and Y are both electronegative atoms, so electron density of X will increase and H will decrease। देखो इन लोग ने H बॉन्डिंग के बारे में पूछा है, X H और डॉट 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 Y, डॉट डॉट दिखाना चाहिए था एक्चुअली में ये। तो अगर इसके ऊपर दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, चलो इसको ऐसे ही मान लेते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन X will increase and H will decrease, इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will decrease। ओके, और क्या दिया है ऑप्शंस में? इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज ऑन X एंड इंक्रीज ऑन H, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X पे ऊपर ही इंक्रीज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, 15th का हो जाएगा आपका A। ओके, ये एक्चुअल में ऐसा पूरा सिंगल बॉन्ड नहीं है, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, तो डॉट डॉट है, ये नहीं है। इन लोग ने आंसर में भी उसके जैसा ही देख के रखा है। नाउ which of the following molecule will form a linear polymorphic structure due to hydrogen bonding? linear polymorphic structure कौन बनाएगा? आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगा? HF, इट विल बी लीनियर। ये आपका लीनियर हो सकता है क्या? ये आपका लीनियर हो सकता है? नहीं, A एंड B वुड नेवर बी लीनियर। HCl भी हो सकता है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कम एक्सटेंट तो होगा। ओके, नाउ PO4 3 माइनस। ओके, क्या बोला इन लोग ने? PO4 3 माइनस, let's wipe it out first. PO4 3 minus ion is of the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively is। अच्छा, हर एक ऑक्सीजन चार्ज के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ PO बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। PO4 किससे बना है? H3PO4 से बना है क्या? अगर हम लोग 3 H+ दे दें तो यही बनेगा कि PO4 3 माइनस यही बनेगा, तो PO4 3 माइनस वुड बी द ये। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? PO4 एक PO बॉन्ड तो कंपलसरी है, या P ब्लॉक में ये स्ट्रक्चर बनाना आप P ब्लॉक में सीखोगे कि मिनिमम इट शुड हैव one P डबल बॉन्ड O एंड 1 POH, ऐसा बॉन्ड मिनिमम रहना चाहिए। अभी क्या है और क्या बचा? 3 O बचे और 2 O बचे, यहाँ पे HH। अगर हम लोग मतलब आयनाइज कर दे तो इधर H चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो नेगेटिव 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 आ गए। ओके, नाउ बॉन्ड ऑर्डर पूछा है और आपका क्या पूछा है? फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन। ओके, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? देखो ये चार्ज, ये टोटल चार्ज कितना है? -3। कितने में डिवाइडेड, कितने ऑक्सीजन में डिवाइड होता है? क्योंकि ये रेजोनेंस में है, ये इधर आएगा फिर इसके ऊपर चार्ज आएगा, ऐसा करते करते ये घूमेगा। कितने ऑक्सीजन पे डिवाइडेड? 4, तो 3/4 क्या होता है? -0.75। तो फॉर्मल चार्जेस -0.75 किस में दिख रहा है? 3 ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, ठीक है। अभी इन लोगों ने बोला बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि
क्योंकि ये बॉन्ड हर जगह घूमेगा तो हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्या 0.6 होगा क्या, मतलब ये सिंगल हाफ बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड शुड बी 1.25, तो आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका। ओके, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर का भी फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला ये फॉर्मल चार्ज का कैसे फॉर्मूला था, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला था टोटल चार्जेस, कितने टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स में वो चार्ज घूम रहा है, वो फॉर्मल चार्ज का हो गया। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब सब जगह कितने बॉन्ड पॉसिबल है अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसने पॉसिबल है। ओके, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 5 बॉन्ड्स है, टोटली 5 बॉन्ड है। हमारे पीओ कहाँ गया, इधर बना देता हूँ मैं, पी डबल बॉन्ड ओ, एक ओ नेगेटिव नेगेटिव, टोटल कितने बॉन्ड है 5, कितने में डिवाइड हो सकते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स में बन सकते हैं, 4 ऑक्सीजन में बट सकते हैं ये लोग, तो 5/4 वुड बी द ये, तो 5/4 करोगे तो 1.25 वुड बी द आंसर, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अगर ये पता भी नहीं है तो आप लॉजिक से भी निकाल सकते हो। देखो बॉन्ड ऑर्डर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या दिख रहा है, ये और ये, -3 फॉर्मल चार्ज है क्या, फॉर्मल चार्ज हम लोग निकाल रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी वापस वैसे ही हो जाएगा। द लो डेंसिटी ऑफ एन आइस कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू, आइस का डेंसिटी लो क्यों है, सबसे पहला बताओ मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, आइस का डेंसिटी कम होने का कारण वॉल्यूम ज़्यादा क्यों, इसका ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, ड्यू टू ब्रांचिंग स्ट्रक्चर हमें पता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, आइस का ओपन केज स्ट्रक्चर होता है आइस का। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्यों होता है, देखो वाटर के केस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं होता है, उसकी वजह से ओपन केज स्ट्रक्चर होता है। 18 का हो जाएगा ए वाला करेक्ट आंसर। Now, which of the following is the correct order of interaction? Correct order of interaction मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से बेसिकली उन्होंने पूछा है, कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल, डाइपोल। ओके, सबसे ज़्यादा तो कोवेलेंट आना चाहिए, तो मुझे 3 ऑप्शंस में दिख रहे हैं कोवेलेंट ज़्यादा है। ओके, फिर आना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट के बाद आना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 ऑप्शंस में और दिख रहे हैं। ओके, तो इसके बाद और क्या देखना चाहिए हमें, उसके बाद आपका वॉन डेर वाल तो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वॉन डेर वाल इज वीकेस्ट फोर्स। ओके, तो वॉन डेर वाल सबसे कम आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 19 का सी हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन इन वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, सल्फाइड। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ देखने मिलेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा देखने मिलेगा। देखो HF, इसका आंसर तो HF है, डायरेक्टली मुझे पता है HF है, कैसे अभी उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। H और F 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि F बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका खींच लेगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये प्लस चार्ज। जितना ज़्यादा ये खींचेगा इतना ज़्यादा प्लस होगा, ये जितना डेफिशिएंट होगा और ये इतना नेगेटिव है तो आपस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट। ओके, ऑपोजिट अट्रैक्ट ये पता है, तो ये जितना ज़्यादा इससे खींच लेगा, हमें पता है F इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, तो जितना ज़्यादा खींचेगा उतना प्लस ज़्यादा चार्ज आएगा, जितना प्लस ज़्यादा चार्ज आएगा उतना अच्छा अट्रैक्शन होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है ना, ज़्यादा अट्रैक्शन किस में वो होगा, जिसमें खींचने वाला सबसे अच्छा रहेगा। तो फ्लोराइड जिधर भी आएगा उधर हमेशा खींचने वाला स्ट्रॉन्ग है, तो यही आ जाएगा। अगर फ्लोराइड नहीं रहता उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, ऑक्सीजन, तो वाटर वुड शो हाई स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो वाटर भी नहीं रहता तो अमोनिया, उसके बाद सल्फाइड, क्योंकि इसमें सल्फर है ना, सल्फर कितना खींच लेगा, वो सेकेंड पीरियड का है ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा कम रहता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने 20 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।